हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की साइंस चैप्टर लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में आज का ये फोर्थ लेक्चर है। आज हमें पढ़ना है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि आखिर रेस्पिरेशन ह्यूमंस में कैसे होता है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। चलो, तो ह्यूमंस में जो रेस्पिरेशन होता है एक वेल डिफाइंड रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता है, क्योंकि जो ह्यूमंस होते हैं ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। क्या है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। और जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम पाया जाता है किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, जैसे हम लोगों के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम भी एक ऑर्गेनाइज था, वेल ऑर्गेनाइज था। ठीक है, वैसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम भी ह्यूमंस में क्या होता है, एक वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम होता है। ठीक है, जैसे हम फिशेस में देखे थे लास्ट क्लास में कि फिशेस में गिल्स पाए जाते हैं। जो फिशेस होती हैं वाटर को गिल्स पे पास करते हैं और वहीं पर गैसेस का क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। लेकिन ह्यूमंस में ऐसा नहीं होता है। तो ह्यूमंस में एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे उस सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं और उनका फंक्शन क्या है। ठीक है, तो जो रेस्पिरेशन होता है ह्यूमंस में वो एक वेल डिफाइंड सिस्टम में होता है, जिसको क्या बोलेंगे हम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले है नॉस्ट्रिल। सबसे पहले क्या है? नॉस्ट्रिल। ठीक है, फिर इसके बाद नेजल चैम्बर, देन फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद आता है लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकियोल्स, देन एल्वियोलाई। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में इतने पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला नॉस्ट्रिल, देन उसके बाद जो नॉस्ट्रिल है ये ओपन होता है नेजल चैम्बर में। नेजल चैम्बर के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स, देन एल्वेलाई। ठीक है, तो नॉस्ट्रिल से एयर जाएगी नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर से वो पास होगी फेरिंग्स, फेरिंग्स से पास होगी लैरिंग्स में, लैरिंग्स उसको पास करेगा ट्रैकिया में, ट्रैकिया से जाएगा ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स, देन ये फाइनली कहां पर जाएगा, एल्वेलाई में। कहां पर जाएगा, एल्वेलाई में। ठीक है, अब बात करते हैं जो नॉस्ट्रिल्स होती हैं। नॉस्ट्रिल से पाए जाते हैं हेयर्स, कॉन्टेन्स हेयर्स विच प्यूरिफाई द एयर। ठीक है, जो है नॉस्ट्रिल्स होते हैं, नॉस्ट्रिल्स के अंदर क्या पाए जाते हैं, हेयर्स पाए जाते हैं। इन हेयर्स का काम क्या होता है, जो एयर है उसको क्या करना, प्यूरिफाई करना। इनका काम क्या होगा, एयर को प्यूरिफाई करना। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, ये पूरा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। ठीक है, तो इस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में म्यूकस की लाइनिंग होती है। इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो इनर वॉल है, इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो इनर वॉल होती है उस पे म्यूकस की एक लाइनिंग होती है। ठीक है, और जो म्यूकस होता है उसका भी काम होता है कि जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसको क्या करना, प्यूरिफाई करना। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हैं क्या, रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन ह्यूमंस आर lined
बाय म्यूकस। ठीक है, तो ह्यूमंस में जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, क्या होता है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है ये लाइंड होता है किसके थ्रू, म्यूकस के थ्रू। और ये म्यूकस का काम क्या होगा, ये जो म्यूकस है इसका काम क्या होता है, इट प्यूरिफाइज द एटमॉस्फेरिक एयर। ठीक है, तो म्यूकस का और हेयर का, ठीक है, म्यूकस का और एयर का फंक्शन क्या होता है कि जो एयर है उसको क्या करना, प्यूरिफाई करना। इतनी बात समझ में आई। ठीक, चलो इसके बाद बात करते हैं जैसे जो लैरिंग्स है, लैरिंग्स को ही बोला जाता है साउंड बॉक्स। क्या बोला जाता है, साउंड बॉक्स। ठीक है, और ये बना होता है कार्टिलेज का। किसका होता है, कार्टिलेज का, मतलब कार्टिलेजिनस होता है। ठीक है, साउंड बॉक्स से तो क्या प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस साउंड। ठीक है, तो ये जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, जब हम बोल रहे हैं तो ये जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है ये किसका फंक्शन है, ये कौन प्रोड्यूस करता है, लैरिंग्स। तो लैरिंग्स को ही क्या बोला जाता है, साउंड बॉक्स बोला जाता है। क्यों साउंड बॉक्स बोला जाता है, क्योंकि यहीं पर साउंड का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, यहां पे कुछ कार्टिलेजिनस कॉर्ड्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कार्टिलेजिनस कॉर्ड्स पाए जाते हैं। ठीक है, जब वो वाइब्रेट करते हैं तभी साउंड क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। लेकिन वो सब पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं ट्रैकिया। जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया को ही बोला जाता है फूड पाइप। ट्रैकिया को क्या बोला जाता है, फूड सॉरी विंड पाइप बोला जाता है, विंड पाइप। ट्रैकिया को ही क्या बोला जाता है, विंड पाइप। ठीक है, फूड पाइप तो एसोफेगस को बोलते थे, फूड पाइप एसोफेगस था। ठीक है, तो एसोफेगस को तो क्या बोलते हैं, फूड पाइप बोलते हैं। वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो ट्रैकिया होता है इसी को क्या बोला जाता है, विंड पाइप। ठीक है, चलो इसके अलावा जो ट्रैकिया है और जो ब्रोंकाइज होती हैं, ठीक है, ट्रैकिया और ब्रोंकाई ये हमारे थ्रोट में आती हैं। ठीक है, ये बोलते नहीं हमारा क्या है, थ्रोट है। ठीक है, तो थ्रोट में मेनली कौन होता है, ट्रैकिया होता है। इसके अलावा ब्रोंकाइज भी आ जाती हैं। ठीक है, और ये जो थ्रोट होता है, ये जो थ्रोट होता है इस पे कार्टिलेजिनस रिंग्स पाई जाती हैं, कॉन्टेन्स कार्टिलेजिनस rings which prevent it from collapsing। तो ये हमारा जो थ्रोट होता है, ये हमारा जो थ्रोट होता है इसके अराउंड एक कार्टिलेजिनस रिंग पाई जाती है। ठीक है, और वो कंप्लीट नहीं होती, याद रखना, इनकम्प्लीट होती है। इनकम्प्लीट कहने का मतलब जैसे ये थ्रोट है, ये थ्रोट है, ठीक है, तो इस पे केवल फ्रंट की साइड होती है, फ्रंट की साइड होती है, फ्रंट की साइड ऐसे आप बोल सकते हो, सी शेप्ड ऐसे। ठीक है, ऐसे बोल सकते हो, जैसे यहां पे कुछ नहीं, मान लो ये स्टाइलस जो है, ठीक है, इस पे आगे से ऐसे पाई जाती हैं, कंप्लीट नहीं होंगी, पीछे की तरफ खुली हुई होती है। ठीक है, तो जो थ्रोट होता है ये कार्टिलेजिनस की रिंग्स होती हैं, कंप्लीट होंगी कि इनकम्प्लीट होंगी, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं जो थ्रोट को कोलैप्स होने से क्या करती हैं, प्रिवेंट करती हैं। तो यहां से रीजन टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि थ्रोट में जो कार्टिलेजिनस रिंग्स पाई जाती हैं उनका फंक्शन क्या होता है, तो क्या करते हैं, वो थ्रोट को कोलैप्स होने से बचाती है। इतनी बात समझ में आई। चलो इसके अलावा अब आगे बात करते हैं एल्वेलाई की। किसकी बात करते हैं हम, एल्वेलाई की। जो एल्वेलाई होती है ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर। ये थिन वॉल्ड होता है, जो एल्वेलाई है कैसी होती है, थिन वॉल्ड। अब ये थिन वॉल्ड क्यों होती हैं, क्योंकि यहां पर स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है।
कौन सा टिश्यू पाया जाता है? स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। और सबसे थिनेस्ट टिश्यू कौन सा होता है? स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। अगर याद हो क्लास 9 चैप्टर टिश्यू, ठीक है, तो ह्यूमंस में 4 प्रकार के टिश्यू या एनिमल्स में 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। तो वहां पर एपिथेलियल में भी 3 टाइप के टिश्यू होते हैं, पहला स्क्वैमस एपिथेलियल, दूसरा कॉलमनर, तीसरा क्यूबॉइडल। और इन्हीं के मॉडिफिकेशन से और भी कई सारे टिश्यूज फॉर्म होते हैं, लेकिन मेन 3 तरीके के, स्क्वैमस, कॉलमनर और क्यूबॉइडल। तो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की जो सेल्स थी वो फ्लैट थी। कैसी थी? फ्लैट थी, ठीक है। और ये कैसी बाउंड्री फॉर्म करती है? एकदम थिन बाउंड्री फॉर्म करती है। तो एल्वेलाई में कौन सा एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है? स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। समझ में आया? ठीक है। तो ये थिन वॉल्ड होती है, क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। इसके अलावा जो एल्वेलाई होती है इनका काम होता है गैसियस एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया देना। एल्वेलाई का काम होता है गैसियस एक्सचेंज के लिए क्या प्रोवाइड करना? सरफेस एरिया प्रोवाइड करना। मतलब इसी एल्वेलाई में गैसेस का एक्सचेंज होता है। समझ में आया? ठीक। टू प्रोवाइड्स सरफेस एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज। यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा है नेम द पार्ट विच हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस या विच प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का कौन सा पार्ट है जो सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है गैसेस एक्सचेंज के लिए? तो कौन होगा? एल्वेलाई होगा। तो एल्वेलाई जो होती है बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ये थिन वॉल्ड होती हैं। इसके अलावा ये सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए, ठीक है। चलो इसके अलावा जैसे आगे बात करते हैं हम, देखना जरा, जैसे ये एल्वेलाई हो गई, ठीक। इसकी जो इनर लाइनिंग है थिन एपिथेलियम पाया जाता है। इसके चारों तरफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये जाएगी लंग्स को, सॉरी टू हार्ट, और ये जो है ये आ रही है फ्रॉम हार्ट, फ्रॉम, ठीक है। अब ये जो ब्लड वेसल्स हैं इनके अंदर ब्लड होगा, क्या होगा? ब्लड होगा। इधर से जो ब्लड आता है ऐसे आगे ब्लड गुजरता जाएगा। इधर से जो ब्लड आता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा होता है और ऑक्सीजन का लेवल यहां पे कम होता है, ठीक है। तो इधर से जो ब्लड आ रहा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है और ऑक्सीजन वहां पे कम है। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा, ऑक्सीजन कम। और ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा और ऑक्सीजन कम होता है ये होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब आगे से इधर से जो ब्लड गुजरेगा इसमें ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या होता है? कम होता है।
और ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा और कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है इसे बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड बोलते हैं भैया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब होता क्या है, जब हम इनहेलेशन करते हैं, इनहेलेशन करते हैं मतलब जब एयर हम अंदर लेते हैं, तो जो एयर अंदर आती है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है और ऑक्सीजन इसमें क्या होता है? ज्यादा होता है। जब हमने सांस लिया, ठीक है, मतलब इनहेलेशन किया, ठीक है, तो जो एयर गई एल्विलाई में उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कम है, ऑक्सीजन क्या है? ज्यादा है। अब देखना, यहां से जो ब्लड पास हो रहा है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अपने हाई कंसंट्रेशन से अपने लो कंसंट्रेशन क्या कर जाएगा? मूव कर जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहां से इधर मूव कर जाएगा, ठीक है। जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड से कहां पे चला जाएगा? एल्विलाई में चला जाएगा। और जो ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन है वो एल्विलाई से किसमें डिफ्यूज हो जाएगी? ब्लड में आ जाएगी। अब ये किस प्रोसेस से, ये जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है यहां पे, ठीक है, एल्विलाई के बीच में और ब्लड के बीच में जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है ये कौन सी प्रोसेस के थ्रू होता है? तो याद रखना ये होता है डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। किसके थ्रू होता है? डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। तो यहां पर और यहां पर दोनों जगह क्या हो रहा है? डिफ्यूजन हो रहा है। इतनी बात समझ में आई? तो एल्विलाई के बीच में और ब्लड के बीच में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है। और जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड होता कहां पर है? उसका ऑक्सीजनेशन होता कहां पर है? एल्विलाई के पास होता है। कहां पर होता है? एल्विलाई के पास। तो यहां पर देखो ना, ये जो एल्विलाई है ये सरफेस एरिया दे रही है ना, यहीं से तो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है ना। इसका मतलब जो एल्विलाई है ये गैसेस एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है। किसके लिए? गैसियस एक्सचेंज के लिए। गैसियस एक्सचेंज का मतलब क्या है? गैसेस का आदान प्रदान, ठीक है। मतलब यहां से कार्बन डाइऑक्साइड उधर हुआ और ऑक्सीजन उधर से इधर हुआ, तो गैसेस एक्सचेंज हुए कि नहीं हुए? हुए। कौन सी प्रोसेस? डिफ्यूजन। ये नॉर्मली इसे ही बोल दिया जाता है सिंपल डिफ्यूजन। क्लास 9 में पढ़े डिफ्यूजन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन विदाउट द यूज ऑफ एनर्जी इज नोन एज सिंपल डिफ्यूजन। मतलब किसी भी सब्सटेंस का अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट बिना एनर्जी का यूज करके क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। इसी को बोलते हैं हम सिंपल डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन या सिंपल डिफ्यूजन बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई? पक्का? चलो आगे बात करते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने देख लिया कि नॉस्ट्रिल, जैसे नॉस्ट्रिल में हेयर्स होते हैं, ये एयर को प्यूरिफाई करते हैं, इसके बाद ये एयर को कंडक्ट करते हैं। जो नेजल चैम्बर, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, इनका काम होता है एयर को, जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसको कहां तक पहुंचाना? एल्विलाई तक पहुंचाना। इन सबको बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट। क्या बोलते हैं? कंडक्टिंग पार्ट। मतलब ऐसा पार्ट जो कंडक्शन कर रहा हो। क्या कर रहा हो? कंडक्शन कर रहा हो। किसका कंडक्शन यहां पे हो रहा है? एयर का, ठीक है। तो ये जो एटमॉस्फेरिक एयर है इसको एल्विलाई तक पहुंचाने का काम किसका होता है? नेजल चैम्बर, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स का। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो तो ये चीज याद रखना, ये वाला यहां से कि जो थ्रोट है इसमें क्या होते हैं? कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं जो थ्रोट को कोलैप्स होने से बचाती हैं। इसके अलावा नॉस्ट्रिल में क्या पाया जाता है? हेयर पाया जाता है जो एयर को प्यूरिफाई करता है। इसके अलावा हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में म्यूकस की लाइनिंग होती है, इसका भी काम होता है एटमॉस्फेरिक एयर को क्या करना? प्यूरिफाई करना, ठीक है। फिर उसके बाद जो एल्विलाई होता है ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, थिन वॉल्ड होता है और गैसेस एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया देता है। अगर ये चीज याद रहे तो ठीक है, ना याद रहे तो कोई बात नहीं, आपसे पूछा नहीं जाएगा। ये क्लास 9th में था इसीलिए बता दिया, ठीक है। तो गैसेस का एक्सचेंज कहां पर होता है? एल्विलाई में ही होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। क्या बात करते हैं हम? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है, कि आखिर कैसे ब्रीदिंग होती है। मतलब एयर का, मतलब एयर कैसे अंदर लिया जाता है और कैसे बाहर छोड़ा जाता है, ठीक है।
तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रीदिंग क्या होता है। ठीक है, ब्रीदिंग में दो प्रोसेसेस होती हैं। पहला इनहेलेशन, दूसरा एक्सहेलेशन। ठीक है, मतलब सांस लेना और सांस छोड़ना, सिंपल सा। इसमें क्या होगा, सांस लेना और इसमें सांस छोड़ना। ठीक है, तो यार ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है, सांस लेना सांस छोड़ना। तो सांस लेने वाली जो प्रोसेस होती है उसे इनहेलेशन बोलते हैं, सांस छोड़ने वाली जो प्रोसेस होती है उसे एक्सहेलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं कि आखिर हम जो एयर है वो कैसे अंदर लेते हैं और कैसे बाहर रिलीज करते हैं, मतलब मैकेनिज्म पढ़ना है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, अब मैकेनिज्म क्या होती है, जब हमें ब्रीदिंग करना होता है, जब हमें सांस लेना होता है, तो हम करते क्या हैं, हमारी जो चेस्ट कैविटी है, चेस्ट कैविटी में ही क्या रखा हुआ है, लंग्स रखे हुए हैं। हमारे जो दोनों लंग्स हैं वो कहां पर रखे हुए हैं, चेस्ट कैविटी में रखे हुए हैं। जब हम चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, जब हम चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा देंगे तब इनहेलेशन होगा, और जब चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम घटाएंगे तब एक्सहेलेशन होगा। और भैया हम वॉल्यूम घटाएंगे और बढ़ाएंगे कैसे, ये जो चेस्ट कैविटी है इसका वॉल्यूम कैसे इंक्रीज करेंगे और कैसे डिक्रीज करेंगे। तो इसी चेस्ट कैविटी के वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज करके हम क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, मतलब सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। और आखिर ये प्रोसेस होती कैसे है, तो इसमें हेल्पफुल होता है, पहला है डायफ्राम और दूसरा है रिब्स के बीच में कुछ मसल्स पाई जाती हैं जिनको बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। नाम नहीं याद रखना है, जो हमारी यहां पे रिब्स होती हैं, रिब्स के बीच में कुछ मसल्स पाई जाती हैं जिनको बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। और नीचे क्या होता है, जैसे जैसे ये है हमारा, ठीक है, जहां पर ये रिब्स हमारी खत्म हो रही, जस्ट उसके नीचे क्या है, हमारा डायफ्राम है, जो हमारे इस कैविटी को, थोरैसिक कैविटी को एब्डोमेन कैविटी से क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। और डायफ्राम मसल का बना होता है, किसका बना होता है, मसल का। और आपको पता होना चाहिए मसल के पास कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की पावर होती है, मतलब वो फैल सकता है और सिकुड़ सकता है। तो होता क्या है, जो नॉर्मल हमारा डायफ्राम है वो ऐसे होता है, डोम शेप का। कैसा होता है डायफ्राम, डोम शेप का, ऐसे। ठीक है, जब हमें ब्रीदिंग करना होता है उसके पहले क्या होता है, चेस्ट कैविटी इंक्रीज की जाती है। जो चेस्ट कैविटी है, या बोलो चेस्ट का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता है। कैसे इंक्रीज होता है, डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करके और रिब्स की जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं उनको भी कॉन्ट्रैक्ट करके। जब डायफ्राम जो डोम शेप का होता है, जब इसको कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो ये फ्लैट हो जाता है, और जैसे ही ये फ्लैट होगा थोरैसिक कैविटी जो होगी उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इसके अलावा हम अपने रिब्स को भी क्या करते हैं, लिफ्ट करते हैं। जो रिब्स हैं इसको लिफ्ट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स। तो हमारे रिब्स के बीच में जो इंटरकोस्टल मसल्स पाई जाती हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करके हम अपने रिब्स को क्या करते हैं, लिफ्ट करते हैं। तो रिब्स को हम ऊपर की तरफ लिफ्ट किए, इसके बाद डायफ्राम को हमने क्या किया, नीचे की तरफ फ्लैट कर दिया। तो जब डायफ्राम फ्लैट होता है और रिब्स ऊपर लिफ्ट करती हैं तो जो चेस्ट कैविटी है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। और जब अंदर का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो हमारे चेस्ट में प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, और प्रेशर डिक्रीज होता है तो एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो अंदर की तरफ ऑटोमेटिक जाने लगती है। तो ये मैकेनिज्म होती है किसकी, इनहेलेशन की। तो इनहेलेशन में हम करते क्या हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे इनहेलेशन। तो इनहेलेशन में क्या करते हैं, फ्लैटेंस और डायफ्राम एंड
and lift the ribs, which increases the volume of chest cavity and hence and decreases the pressure, due to which atmospheric air is taken in. ठीक है, तो होता क्या है, जब हमें इनहेलेशन करना होता है तो डायफ्राम को फ्लैट करते हैं, चेस्ट कैविटी को, इसके अलावा जो रिब्स है उसको लिफ्ट करते हैं, जिसके कारण चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और वहां का प्रेशर डिक्रीज हो जाता है और जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो अंदर जाने लगती है। सिंपल सा इतना बोलना है और जस्ट इसका अपोजिट कर देना है किसमें, एक्सेलेशन में। किसमें, एक्सेलेशन में। तो एक्सेलेशन में क्या होता है, जो डायफ्राम है वो रिलैक्स होता है तो फिर से वो क्या हो जाता है, डोम शेप का हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे डायफ्राम becomes dome shaped and the ribs gets down, due to which the volume of chest cavity decreases and pressure increases, which causes the air from lungs to come out। मतलब होता क्या है, जो डायफ्राम है वो अपनी पोजीशन पे आते हैं और जो रिब्स हैं वो भी अपनी पोजीशन पे जाती हैं, जिसके कारण हमारे चेस्ट का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है और प्रेशर वहां का बढ़ जाएगा और जब प्रेशर बढ़ जाएगा तो एयर ऑटोमेटिक अंदर से बाहर आने लगेगी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक्सेलेशन करते हैं। तो मैकेनिज्म समझ में आई, वेरी सिंपल है, यहाँ पे बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, हमें इंटरकोस्टल मसल के बारे में नहीं पढ़ना है, एब्डोमिनल मसल्स होती हैं वो नहीं पढ़ना है। ठीक है, इंटरकोस्टल मसल भी दो तरीके की होती हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, उनके बारे में स्टडी नहीं करना है। सिंपल सा ये बताना है कि डायफ्राम को हम कॉन्ट्रैक्ट करके उसको फ्लैट करते हैं, इसके अलावा रिब्स को हम क्या करते हैं, लिफ्ट करते हैं, जिसके कारण अंदर का वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर कम हो जाएगा, जिसके कारण एयर ऑटोमेटिक अंदर जाने लगेगी। और एक्सेलेशन करना होता है तो डायफ्राम अपनी पोजीशन पे आता है, रिब्स भी अपनी पोजीशन पे जाती हैं, जिसके कारण अंदर का वॉल्यूम कम होता है, प्रेशर ज्यादा हो जाता है और ऑटोमेटिक अंदर से एयर बाहर आने लगेगी। तो ये मैकेनिज्म होता है किसका, ब्रीदिंग का। अब हम एक्सेलेशन करने के बाद, एनसीईआरटी में बस थोड़ा सा दिया गया है, एक्सेलेशन करने के बावजूद भी हमारे लंग्स में कुछ वॉल्यूम बची रह जाती है जिसको हम बाहर नहीं कर सकते हैं, और वो जो वॉल्यूम होती है उसे बोला जाता है रेसिडुअल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम, नाम ही है रेसिडुअल, मतलब बची हुई। तो एक्सेलेशन करने के बावजूद भी जो एयर हमारे लंग्स में बची रह जाती है
उसे बोला जाता है रेसिडुअल वॉल्यूम। और रेसिडुअल वॉल्यूम का काम क्या होता है? रेसिडुअल वॉल्यूम जो होता है ये सफिशिएंट टाइम देता है ताकि हमारे बॉडी में, या बोलो कि हमारे अंदर गैसेस का एक्सचेंज सही से हो सके एल्वेलाई के बीच में और ब्लड के बीच में। समझ में आया? ठीक है। तो जो रेसिडुअल वॉल्यूम होता है इसका काम होता है क्या करना? सफिशिएंट टाइम देना गैसियस एक्सचेंज के लिए। ऐसे नहीं कि हम सांस ले लिए तुरंत छोड़ दिए, तो जो ब्लड यहां से गुजर रहा है वहां पे गैसेस का एक्सचेंज ही ना हो पाए। तो वहां पर रेसिडुअल वॉल्यूम्स रहती हैं, गैसेस का उनमें एक्सचेंज होता रहता है। ठीक है, क्योंकि हमारे सांस लेने और सांस छोड़ने के बीच में टाइम लैग होता है। और ब्लड रुकता है क्या? ऐसा थोड़े ना है कि जो ब्लड यहां से आ रहा है, यहां से जो ब्लड आ रहा है, सांस मान लो हमने छोड़ दिया, सांस छोड़ दिया, ब्लड रुक जाएगा, भैया कुछ देर चलो अच्छा यहाँ बैठ के वेट कर लेते हैं, एयर आएगी तब हम तो ऑक्सीजन लेकर ही जाएंगे यहाँ से। ऐसा होता है क्या भैया? अगर यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज हुआ तो ठीक है, नहीं ब्लड आगे गुजरता हुआ जाएगा और यही ब्लड फिर किस पे चला जाएगा? हार्ट में चला जाएगा और हार्ट इसको पूरे बॉडी में पंप कर देगा। और अगर उसके पास ऑक्सीजन नहीं है तो क्या ऑक्सीजन का सप्लाई कर पाएगा क्या? नहीं। और अगर ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलो। तो यहां पर क्या है कि यहां पर हमेशा कुछ रेसिडुअल वॉल्यूम रहता है ताकि यहां पर सफिशिएंट टाइम मिल सके गैसियस एक्सचेंज के लिए। जैसे हमने सांस छोड़ दिया उसके बावजूद भी यहां पर कुछ अमाउंट में एयर है और वो गैसेस का एक्सचेंज उनके बीच में होता रहता है। इतनी बात समझ में आई? ठीक, चलो अब थोड़ा सा और बचा है, ठीक है, वो बात कर लेते हैं, बाकी एंड करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, चलो अब यहां पर है कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स होते हैं उनमें डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ही पूरे बॉडी में गैसेस का ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता। जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं इनके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है या सर्कुलेशन की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मतलब इनके अंदर जो गैसेस का वहां पे पूरे पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू हो जाता है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स एनिमल होते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस से पूरे बॉडी में गैसेस का ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, तो उनके अंदर कोई और मैकेनिज्म होगी इन गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो जो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स होते हैं उनके अंदर पाया जाता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट। क्या पाया जाता है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट। और ये जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है ये ऑक्सीजन को बाइंड करेगा, ऑक्सीजन को पकड़ेगा और पूरी बॉडी में क्या करेगा? उसको सर्कुलेट करेगा और जिनको जरूरत होगी वहां पर उनको प्रोवाइड कर देगा। अगर हमारे बॉडी में लंग्स से टोज तक, एनसीईआरटी में दिया गया है, अगर लंग्स से टोज तक डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल पहुंचाना है तो 3 साल लग जाएगा। इतने दिन तक सेल्स वेट करेंगी क्या? नहीं, एक दिन तो वेट नहीं कर सकती, कुछ टाइम तो वो वेट नहीं कर सकती हैं। समझ में आया? ठीक है, तो डिफ्यूजन प्रोसेस स्लो प्रोसेस होती है। डिफ्यूजन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस एंड इट works only for short distances। ये चीज लिख लेना कि जो डिफ्यूजन है ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है और ये शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए ही वर्क करता है, लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। समझ में आया? ठीक है, तो भैया डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में या कॉम्प्लेक्स जो एनिमल्स हैं, कॉम्प्लेक्स एनिमल की बात करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स एनिमल है डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू पूरे बॉडी में गैसेस का ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता है, तो उनके अंदर कोई और मैकेनिज्म होनी चाहिए, तो उनके अंदर पाया जाता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट। अगर हम ह्यूमन की बात करें, क्योंकि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के अंदर जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है वो होता है हीमोग्लोबिन। कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन। ये रेड कलर का होता है, रेड कलर्ड। ठीक है, इसके अलावा ये आयरन कॉन्टेनिंग होता है।
आयरन कंटेंट। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन रेड कलर का होता है, इसके अलावा इसमें क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो हीमोग्लोबिन है इसकी एफिनिटी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन डाइऑक्साइड। तो हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी होती है वो ऑक्सीजन से ज्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होती है, कम होती है। इसका मतलब, एफिनिटी का मतलब यार याद रखना, एफिनिटी का मतलब होता है लगाव। एफिनिटी का मतलब क्या होता है, लगाव। तो हम बोल सकते हैं कि जो हीमोग्लोबिन है उसका लगाव ऑक्सीजन से ज्यादा होता है। अगर इसका लगाव ऑक्सीजन से ज्यादा है तो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को प्रेफरेंस ज्यादा देगा। तो जो हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट ज्यादा करता है और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कम करता है। क्लास 11th एनसीईआरटी में बताया गया है कि जो हीमोग्लोबिन है 97% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। जितनी भी ऑक्सीजन ट्रांसफर होती है बॉडी में उसमें से 97% हीमोग्लोबिन बाइंड करके ले जाता है। इसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मात्र 20 से 25% ट्रांसपोर्ट होता है हीमोग्लोबिन से, बाकी अदर तरीके से वो ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी की, तो कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है वाटर में। CO2 इज मोर soluble in water than oxygen. Hence, it is transported in soluble form more than ऑक्सीजन। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है जिसके कारण ये सॉल्युबल फॉर्म में ऑक्सीजन की तुलना में ज्यादा ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्लास 11th एनसीईआरटी 7% जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये सॉल्युबल फॉर्म में ट्रांसफर होती है, जबकि मात्र 3% ऑक्सीजन सॉल्युबल फॉर्म में ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो 7% के आसपास, ये अप्रॉक्स डाटा है, 7% के आसपास जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सॉल्युबल फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, जबकि मात्र 3% ऑक्सीजन ही ट्रांसपोर्ट होता है किसके फॉर्म में, सॉल्युबल फॉर्म में, प्लाज्मा में। तो देख सकते हो यहां पे ये 7% हो रहा है, ये मात्र 3% हो रहा है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, ज्यादा है, और इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, कम है, और जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा वो ज्यादा उस फॉर्म में जाएगा। इतनी बात समझ में आई? तो ये खत्म होता है हमारा रेस्पिरेशन टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा है ट्रांसपोर्टेशन। दो टॉपिक और बचे हैं, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। डाइजेशन हो गया, मतलब न्यूट्रिशन हो गया हमारा, और रेस्पिरेशन टॉपिक हो गया है। ठीक है, तो कौन कौन सा टॉपिक हो गया, न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन। अब दो टॉपिक बचे हैं, बाकी हम करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इतनी बात समझ में आई? यहां तक कोई प्रॉब्लम होने वाली है नहीं? ठीक है, तो बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।